करते हैं हीट कैपेसिटी। तो मुझे बताओ हीट कैपेसिटी क्या है। अच्छा, इससे पहले आपने ये एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है। इंटेंसिव मतलब क्या है, समझ बस इंटेंसिव ये समझ लो, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप 2 पार्ट कर सकते हो, 4 पार्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वो तो है, क्या है वो, एक्सटेंसिव। और जिसके पार्ट नहीं हो सकते वो है इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी है, अब डेंसिटी है, ये पानी है 1 kg, इसकी 2 पार्ट करो, 4 पार्ट करो, 6 पार्ट करो, 10 पार्ट करो, कोई सा भी टुकड़ा उठाओगे, कोई सा भी पार्ट उठाओगे, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो वही होगी, 1 ग्राम/ml होती है ना, ठीक है। तो बस यही है। विस्कोसिटी है, मान लो कोई हनी है, कोई शहद है, या कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके 4 पार्ट करो, 10 पार्ट करो, जो भी एक भी पार्ट भी उठाओगे ना, वो भी उतना ही विस्कस होगा जितना वो टोटल विस्कस है, ठीक है। कोई मास है, मान लो कोई 100 kg की चीज़ है, ये है 100 kg की चीज़, उसको ये कर लिया, तो ये तो कितने kg की हो गई, अब ये हो गई 50-50, मतलब 2 पार्ट में कर दिया। कोई वॉल्यूम है किसी चीज़ का, मान लो कोई रूम है, इसका वॉल्यूम है मान लो 1000, ठीक है, ऐसी कोई भी कुछ भी ले लो, तो उसके 2 कर दिया तो 500-500 हो गया ना, 500-500 हो गया, कोई किसी भी लीटर पीटर में किसी भी चीज़ में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब हमारा नेक्स्ट शुरू होता है हीट कैपेसिटी। तो हीट मतलब हीट देना, पता ही है हीट है ना, क्यों। और कैपेसिटी, अब समझो किसकी कितनी कैपेसिटी है। तो देखो डेफिनेशन बहुत आसान सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये है एक, ठीक है, ये बाउल है, इसमें पानी भरा है, पानी भरा है 100 ग्राम, तो इसका 1 डिग्री, और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका 1 डिग्री यानी कि इसको पूरे पानी को 26 डिग्री सेल्सियस करने में कितना टेम्परेचर चाहिए, वो उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी है। जैसे मान लो 100 ग्राम है, तो इसमें तो चाहिए जो भी चाहिए, ठीक है। अगर ये 100 ग्राम की जगह मैं अगर एक 900 ग्राम ले लूँ, 1000 ग्राम ले लूँ, मैंने 100 ग्राम की जगह ले लिया 1000 ग्राम, तो ज़्यादा चाहिए ना, तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट या मास पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 26 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 ग्राम में 25 से 26 चलनी जो चाहिए थी, उससे ज़्यादा चाहिए ना, ये तो 1000 ग्राम बहुत सारी मटेरियल है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो ज़्यादा ही चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब देखो हम थ्योरी में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इन दिस सबसेक्शन लेट अस सी हाउ टू मेजर द हीट ट्रांसफर टू ए सिस्टम। मतलब ये बोला है कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है एक सिस्टम में। दिस हीट अपियर्स एज ए राइज इन टेम्परेचर, ये जो हीट है ना, वो क्या करती है, राइज टेम्परेचर को बढ़ाएगी, है ना, और किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम में आप हीट दोगे। इन केस ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, कब, जब वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वॉल नहीं हो, एडायबैटिक हो। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड। तो देखो जो ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल, भाई जो ये कितना हीट होगा, कितना जो टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर, वो प्रोपोर्शनल है हीट ट्रांसफर के। ये फॉर्मूला Q इक्वल टू, ये लिखा है ये कोफिशिएंट करके इंटू डेल्टा टी, ठीक है। कोई नहीं, आप अब फॉर्मूला पढ़ोगे Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, या Q इक्वल टू NC डेल्टा टी, ठीक है। कितनी हीट चाहिए, किसका, 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये N लिखा है, मतलब ये किसी मोल के लिए होगा, ठीक है। M लिखा है पर्टिकुलर मास के लिए, ठीक है। तो हम तो 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं ना, हम तो 1 रखेंगे, M कितना रखेंगे, हम कितनी हीट चाहिए, देखो इससे समझ लो, इससे समझ लो। M इजिकल टू रखा आपने 1, कि आपको 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, डेल्टा टी कितना, 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो Q इजिकल टू हीट हो गई, क्या हो गई, जो हमने बात कर रहे थे, हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द साइज, किस पे करता है, साइज पे तो पढ़ेगा ही ना भाई, किसी का कोई 10 किलो है, कोई 100 किलो है, ठीक है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बनाना, तो इसका तो ये साइज ये जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है।
कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, नेचर क्या है सिस्टम का उस पर भी डिपेंड करता है। वी कैन आल्सो राइट Q इजिकल टू C डेल्टा टी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लिख के ही बता दिया ना ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिख के ही तो बता दिया है, Q इजिकल टू C डेल्टा टी। अब ये इसके आगे क्या लिखा जाएगा, मतलब एक मोल बढ़ाने के लिए एक मोल का, अब देखो कोफिशिएंट C इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी कहलाता है। Thus we can measure the heat supplied by monitoring the temperature rise। आप हीट सप्लाइड कैसे चेक करोगे कि कितनी हीट मिली है, कितना बढ़ा है, तो क्या पता चलेगा, आप टेम्परेचर जब बढ़ रहा है किसी भी सिस्टम का तो उस तरह से आप पता कर सकते हो, प्रोवाइडेड वी नो द हीट कैपेसिटी, जब आपको हीट कैपेसिटी पता होगी, है ना, ठीक है। अब देखो व्हेन C इज़ लार्ज, जब हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है, एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट इन ओनली ए स्मॉल टेम्परेचर राइज। जब C लार्ज है ना, बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट इन ओनली ए स्मॉल टेम्परेचर राइज। आप बहुत सारी भी हीट दोगे ना, बहुत सारी हीट दोगे तो ओनली स्मॉल थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर किसी भी सिस्टम की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो। वाटर हैज़ ए लार्ज हीट कैपेसिटी, देखो वाटर की ना ज़्यादा होती है, एट ए लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेस इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर को जब हम गर्म करते हैं, थोड़ा सा है तो उसका अगर 24 से 25 करना पड़ता है तो हमें थोड़ा सा नीचे से हीट करनी पड़ती है भैया। थोड़ी सी हीट से ही गर्म हो जाता है तो वो तो एनवायरनमेंट से भी ले लेता, लेकिन ले भी लेता है अगर जब एनवायरनमेंट में काफ़ी एनर्जी होती है, मतलब हीट होती है, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सबस्टांस, C क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सबस्टांस के। द मोलर हीट कैपेसिटी, इसने अब बताया है मोलर, मोलर से क्या समझ रहे हो, मोलर उसको डिनोट करेंगे हम CM। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी अपॉन N इज द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सबस्टांस। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे कि है हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल, एक मोल की, यानी कि अब कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, कितने का बनाएंगे, 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल कोई भी सबस्टांस वगैरह है उसका बढ़ाने के लिए। एंड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है, मोलर हीट कैपेसिटी आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे, देखो ये लिखी हुई है डेफिनेशन, the molar heat capacity of a substance Cm is the heat capacity of 1 mole of the substance and is the quantity of heat needed, कितनी हीट चाहिए to raise the temperature बढ़ाने के लिए of 1 मोल by 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, ठीक है। और 1 केल्विन, वो तो एक ही बात है ना, डेल्टा टी तो एक ही बात है ना। स्पेसिफिक हीट ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी, अब ये इसने लिखा हुआ भी है, स्पेसिफिक हीट जो है ऑल्सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, सबसे पहले मैंने बता दिया 1 यूनिट सबस्टांस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और 1 केल्विन या केल्विन बनाने के लिए। फॉर फाइंडिंग आउट द हीट, ठीक है, क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल, ठीक है, वी मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टांस C बाय द मास से आप इंटू करोगे एंड टेम्परेचर चेंज डेल्टा TS, तो ये हो गया देखो Q इजल टू MC डेल्टा T, ठीक है। C डेल्टा T क्यों लिख दिया, M को आपने क्या लिख दिया, 1 की तरह डिनोट कर दिया कि भैया पर यूनिट के लिए, ठीक है। अब देखो अब क्या आया है, डी हम पढ़ेंगे, हाँ ये द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर एन आइडल गैस, आइडल गैस के लिए CP और CV में अंतर, मतलब रिलेशन क्या है, सॉरी। अब देखो ये बच्चों देखो ये क्या है, मोलर ये है हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी, ठीक है, और ये कहाँ पर है, एट कांस्टेंट, P का क्या मतलब है, कांस्टेंट, बताओ कॉमन सेंस से, कांस्टेंट प्रेशर, और ये मोलर हीट कैपेसिटी एट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये जो बात हो रही है, द हीट कैपेसिटी C इज डिनोटेड बाय CB, ये मैंने बताया ना, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर पे दिस इज डिनोटेड बाय CP,
ठीक है, लेट अस फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब देखो ये जो भी है रिलेशनशिप देखो, वी कैन राइट इक्वेशन फॉर हीट क्यू, क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो। ठीक है, क्यू वी इज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, आपको ध्यान रखना है कि जो क्यू होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्यू वी, वो किसके इक्वल होता है बताओ, डेल्टा यू एनर्जी के, है ना, इंटरनल एनर्जी के। क्यों होता है इंटरनल एनर्जी के, क्यों होता है, आपको पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ये है। अब क्यू है प्लस डब्ल्यू, अब ये जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, पी डेल्टा वी, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मतलब जीरो हो गया, तो डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया, क्यू वी के कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो क्यू वी इक्वल टू सी वी डेल्टा की डेल्टा यू। उसी तरह से आपको ये भी मैं बताऊंगा ये कैसे हुआ है, क्यू पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट कितना होती, क्यू पी ये होती है डेल्टा एच के अकॉर्ड इक्वल, और क्यू वी कितना होता था, ये क्यू वी कितना था डेल्टा यू, ये मैंने आपको बताई गया, ये भी आगे आएगा तो बताएंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के, एंथैल्पी के। तो द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी कैन बी डेरिव्ड फॉर एन आइडियल गैस। तो अब देखो एक मोल के लिए आप ध्यान रखो, एक मोल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, अच्छा ये हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी आपने पढ़ा हुआ है, एंथैल्पी है ये है टोटल एंथैल्पी, मतलब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर कोई प्रेशर होगा उसका वॉल्यूम होगा, उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी है। ठीक है, तो डेल्टा यू प्लस पी बी को क्या लिख दोगे आप, आर टी, है ना। अब आप कहोगे सर पी बी तो होता है एन आर टी, बचपन से पढ़ा, अरे एन क्या है, एक मोल के लिए बात हो रही है ना, तो आर टी लिख दिया, आर तो कॉमन है ही, तो आर डेल्टा टी लिख दोगे, तो डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी आ गया। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच, आपने डेल्टा एच क्या पढ़ा है, डेल्टा एच क्या पढ़ा, सी पी डेल्टा टी पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई नहीं, याद दिला देंगे, डेल्टा एच क्या पढ़ा, ये रहा सी पी डेल्टा टी पढ़ा। ठीक है, और डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या पढ़ा है आपने, सी वी डेल्टा टी पढ़ा, नहीं याद है तो ये देख लो, ये रहा सी वी डेल्टा टी पढ़ा। ठीक है, अब डेल्टा एच और डेल्टा यू पढ़ लिया, फिर आपने फिर प्लस क्या था, आर डेल्टा टी। आप मुझे बताओ आर डेल्टा, ये डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, सी पी इजिकल टू सी वी प्लस आर, और सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर हो गया। अब आप कहोगे सर ये एम कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया, तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर, हम एक मोल के लिए बात कर रहे थे ना, है ना, अगर आप ज़्यादा मोल होंगे तो आप क्या लिखोगे, सी पी माइनस सी वी इजिकल टू एन आर, ये लिखोगे ना, ये फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, और हम तो एक मोल के लिए बात कर रहे थे, तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है आर के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो आपने तो बस आपको ध्यान होगा सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर, नहीं ये या तो एन आर लिखो, है ना, ये एन होता है, यहाँ पे एन जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, एक मोल के लिए निकाली है ये देखो, फॉर ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक मोल के लिए निकाला है इसने। ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी एम माइनस सी वी एम इजिकल टू आर है। ठीक है, इसने मतलब बता दिया है कि भैया एक मोल के लिए बात हो रही है। तो अब क्या है, कैलोरीमेट्री, ओहो बहुत ज़्यादा, कैलोरीमेट्री बम, कोई दिक्कत नहीं, मेजरमेंट ऑफ यूरोप बॉम क्लोरीमेट्री, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई नहीं, पढ़ते हैं। देखो ये दो तरीके से है, इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, मैंने जो बताई हुई थी। एक चीज़ बताओ, ये मैंने बताया हुआ है आपको, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू भी होता है, वो डेल्टा यू होता है, और मैंने अभी यही बताया एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, डेल्टा एच होता है। बस अगर आपके नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ आएगा ना इससे, तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज पूछा जाता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज क्या है, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है केवल, अरे बढ़ाएगा ही, याद करो फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी कैसे कैसे बढ़ सकती है, या तो भाई हीट दो या वर्क दो, यही तो है। अब जब वर्क
क्या होता है यहाँ, तो पी डेल्टा वी होता है ना, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज होता है, ये तो वॉल्यूम में चेंज, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या बोल रहे हैं, क्यू वी प्लस कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो वर्क जीरो हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी जब वर्क नहीं हो रहा। तो ऐसे ही कांस्टेंट अगर प्रेशर है ना, तो क्या है, डेल्टा एच के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंथैल्पी ही बढ़ेगी केवल, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमें केवल इसी से ही करना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे समझ लो। एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, आपने क्या किया, एक डब्बा लिया, ठीक है, ऐसी बहुत आसान में, बीच में कुछ रिएक्शन हुई, ठीक है, और आपने इस डब्बे का वॉल्यूम कर दिया फिक्स, ये वॉल्यूम फिक्स है ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो वाटर वगैरह भर दिया आपने, ठीक है, वाटर वगैरह, तो जो रिएक्शन होती है ना, उससे क्या निकलती है, उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो वाटर का टेम्परेचर हम क्या चेक कर लेंगे बाद में, तो अगर कितना वाटर टेम्परेचर चेक कर लेंगे कितना बढ़ा, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भैया कितनी हीट निकल रही है। ये चीज़ जो आप ये ये जो हीट है, ये जो हीट है ना, क्यू भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, तो किसकी, वाटर की बढ़ाएगी। तो हम उससे बस वाटर का टेम्परेचर चेक कर लेंगे और उससे पता कर लेंगे कि भैया क्या हुआ, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मीज़रमेंट ऑफ डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, और ये एंथैल्पी कैलोरीमेट्री। वी कैन मीज़र एनर्जी चेंजेस, आप क्या कर सकते हो, मीजर कर सकते हो एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद केमिकल, या तो केमिकल या फिजिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो रही है तो एनर्जी चेंजेस तो कर ही सकते हो बाई एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कॉल्ड कैलोरीमेट्री। इससे क्या, किस टेक्निक के द्वारा, कैलोरीमेट्री के द्वारा। इन कैलोरीमेट्री में क्या है, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए वेसल कॉल्ड कैलोरीमीटर। तो द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए वेसल कॉल्ड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में क्या होती है, प्रोसेस होती है, विच इज इमर्ज इन ए नॉन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। तो विच इज इमर्ज, तो इमर्ज का क्या मतलब है, विच इज इमर्ज इन ए नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, हमें पता होगा कितना लिक्विड जो डाला है हमने, वाटर वगैरह लिया है, कितना वॉल्यूम हम लेंगे। नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ ए लिक्विड, क्या, अब हमें पता है कि हीट कैपेसिटी लिक्विड की कितनी है, क्या है, ठीक है। इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्स, जिसमें कैलोरीमीटर डाला गया है, एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस। तो ये क्या है, इससे हमें तो पता है ना, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे हीट कितनी प्रोसेस में निकलेगी, बाई मीजरिंग द टेम्परेचर चेंज। और वो कैसे चेंज करेंगे, भाई मान लो आपने बीच में रिएक्शन हुई, तो ये जो वाटर वगैरह लिया है, इसका क्या करोगे आप, इसका टेम्परेचर का चेक करोगे, पहले कितना था बाद में कितना था। मीज़रमेंट आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशन, दो तरीके से मीज़रमेंट किया जा सकता है, दो कंडीशंस में, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने बताया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है क्यू बी, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी, ठीक है। तो देखो आप, कैलोरीमीटर ए है ये, डेल्टा यू मीज़रमेंट का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एक है डेल्टा एच मीज़रमेंट है, तो इसका मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच, ठीक है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हीट एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इज मेजर्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में हम देखेंगे, ठीक है। मेजर है हियर ए स्टील वेसल, द बॉम्ब इज इमर्ज इन ए वाटर बाथ, देख लो, ठीक है। ये सैंपल डाला हुआ है, ये बॉम्ब है, बॉम्ब मतलब वो वाला बॉम्ब नहीं जो आप सोच रहे हो, ये वाटर है, ठीक है। और हमने क्या, ऑक्सीजन इनलेट, ये देखो फायरिंग लीड्स डाली अंदर, ठीक है। स्टीरर है, थर्मामीटर से चेक भी करेंगे, ठीक है। द होल डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, द स्टील वेसल इज इमर्ज इन ए वाटर बाथ टू एंश्योर दैट नो हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग। द स्टील वेसल डाली है वाटर में टू एंश्योर कि कोई भी हीट फालतू की लॉस्ट ना हो। एक कंब्यूजेबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाइऑक्सीजन, देखो जो जलने वाला है, कंब्यूजेबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाइऑक्सीजन सप्लाई, प्योर बढ़िया ऑक्सीजन सप्लाई जो करेंगे, बढ़िया करेंगे एकदम, ठीक है। इन स्टील बॉम्ब हीट इवॉल्व, अब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जल ही रहा है, जो भी हीट निकलेगी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू द वाटर।
अब वो कहाँ जाएगी भाई, वो वाटर को गर्म करेगी, है ना, ठीक है। अराउंड द बॉम्ब एंड इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड, तो फिर इसका देखेंगे पहले कितना टेम्परेचर था T1, अब बाद में कितना, रिएक्शन के बाद कितना टेम्परेचर है। सिंस द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर तो ये बंद है ना, ये देखो ये सब बंद है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर तो बंद है ये। इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, तो द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद द रिएक्शन आर मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो भी एनर्जी चेंज हो रही है रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद वो मीज़र है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही तो मीज़रमेंट हो रहा है। अंडर दीज कंडीशन, इस कंडीशन में जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो नो वर्क इज डन एज अ रिएक्शन कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, भाई जो वर्क होता है तो वो तो इसको उठाता था ना, पिस्टन को, मतलब इसको उठा के ऊपर लग जाता था, जो डेल्टा वी होता था, पी डेल्टा वी, यहाँ पी डेल्टा वी तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब वर्क तो हो नहीं रहा। इवन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस, इवन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस मतलब गैस इन्वॉल्व जो भी निकल रही है, देयर इज़ नो वर्क डन एट डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, जब बॉम्ब कैलोरीमीटर का जब हमने ये फिक्स कर दिया तो फिर तो ये पिस्टन तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर को उठ रहा है, कुछ भी दिख रहा है आपको, तो वॉल्यूम तो फिक्स है ही, तो मतलब वर्क क्या है जीरो है, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। टेम्परेचर चेंज ऑफ द कैलोरीमीटर प्रोड्यूस बाय द कंप्लीटेड रिएक्शन इज देन कन्वर्टेड टू क्यू बी, जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ है कैलोरीमीटर में प्रोड्यूस बाय कंप्लीटेड रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू, फिर क्या देखोगे आप, हीट कंटेंट निकालोगे, हीट चेंज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम बाय यूजिंग हीट कैपेसिटी। अब आपको हीट कैपेसिटी तो पता ही होगी ऑफ द कैलोरीमीटर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 6.11, ठीक है, 6.11 के थ्रू आप क्या निकालोगे, ठीक है, क्यू भी पता चल जाएगा, तो फिर आपको पूरा पता चल जाएगा कि भैया कितना मीज़रमेंट इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस हुए, और या फिर हीट आपने जो दी है उससे वाटर का टेम्परेचर क्या है जो बढ़ा है, तो उससे क्या का निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बस ये सिंपल देसी टाइप से याद रखना है, कुछ ऐसा है नहीं है कि क्या याद रखना है कि जब आप हीट देते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या है, मतलब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, तो एनर्जी बढ़ रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, वर्क क्या है, जीरो है, क्योंकि क्यू इजिकल टू क्या होता है, सॉरी डेल्टा यू इजिकल टू इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्लू, तो डेल्टा वी तो जीरो है, तो वर्क क्या हो गया, जीरो। अब हीट जो दी जा रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, और ये एक बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है तो इसके चारों तरफ रख दिया था आपने, क्या रख दिया था, पानी, तो क्या होगा जब रिएक्शन होगी ऑक्सीजन वगैरह की प्रेजेंस में, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, उससे हम क्यू भी निकाल लेंगे और बस आगे को रिएक्शन का पता लग ही जाएगा कि क्या होना है। यहाँ पे क्या निकालना है, ये सारी बातें होंगी क्यू पी यानी कि एंथैल्पी, यानी कि क्यू पी क्या होता है बताओ, कांस्टेंट हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। चलो कोई बात नहीं, बस आपको अब ये थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, 2-4 लाइन की, और कुछ नहीं है, बस ये डेल्टा एच मीज़रमेंट। तो बच्चों अब देखो डेल्टा एच मीज़रमेंट मैंने क्या बताया, डेल्टा एच मीज़रमेंट जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी चाहे रिएक्शन की, ठीक है, तो जो एंथैल्पी है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है ना वो इसके इक्वल होती है, क्यूपी जो है एट हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, जो क्यूपी है या हीट चेंज, तो वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच के, यानी कि किसके, एंथैल्पी के, है ना, एंथैल्पी के, ठीक है, एंथैल्पी के। तो अब देखो मीज़रमेंट ऑफ हीट चेंज, जो मीज़रमेंट है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने बताया क्यू पी, जनरली अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जनरली क्या होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही वो जनरली रिएक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही होती हैं, कैन बी डन इन द कैलोरीमेट्रिक शॉन इन फिगर, इसमें दिखाया हुआ है। वी नो डेट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, है ना, मैंने बताया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, देयर फॉर हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है या निकली है क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड द हीट ऑफ रिएक्शन, तो जो हीट निकली है वो किसकी हीट मानी जाएगी, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी मानी जाएगी रिएक्शन की, इसको डिनोट करेंगे हम डेल्टा एच, एंथैल्पी का डेल्टा एच दिखाते हैं ना, और आर का मतलब है रिएक्शन। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन हुई तो जो हीट निकली तो वो तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
और जो रिएक्शन हुई उसमें जो हम हीट देंगे, अगर हम मान लो हीट की ज़रूरत हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हीट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलेगी एंड सिस्टम लूजेज हीट टू द सराउंडिंग। और सिस्टम क्या है, सिस्टम से, ये जो सिस्टम है सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जाएगी। देयरफॉर क्यूपी विल बी निगेटिव। तो क्यूपी क्या होगा, निगेटिव। तो फिर डेल्टा एच आर मतलब कि जो एंथैल्पी है रिएक्शन की वो भी क्या होगी, निगेटिव ही होगी। उसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी हीट, तो क्यूपी इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच जो एंथैल्पी है रिएक्शन की वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बॉम्ब कैलोरीमीटर पे, तो उसको आप देख लेना एक बार, बहुत आसान है। और अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ही, मेन इम्पोर्टेंट तो चीज़ें हो गई। एक पार्ट एंड मतलब थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, 3 पार्ट में बना हुआ है। तो अब जो थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट था फर्स्ट लॉ, जिससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, वो हो चुका है। सेकेंड पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो अब आगे आएगा आगे। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का अब हम सेकेंड पार्ट पे शुरू कर देते हैं। तो ये है एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आर रिएक्शन। ये जो एंथैल्पी किसकी, रिएक्शन की, और फिर रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम। अब देखो, इन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो द एंथैल्पी चेंज एक्कम्पेनिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है, तो रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो भी मतलब पूरी रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी गिब्स है, मान लो सी प्लस डी, तो पूरी रिएक्शन में एंथैल्पी जो चेंज हो रही है वो क्या है, रिएक्शन की एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय द सिंबल डेल्टा एच आर। एंथैल्पी ऑफ ये जो है आर है, ये रिएक्शन है, तो डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। देखो ध्यान करो, ये क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो सम ऑफ मान लो जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो एंथैल्पी ऑफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच ये आर दिखाया ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी, और क्या बोला है उन्होंने, रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ठीक है, चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन गिवन, देखो सम ऑफ डेल्टा एच पूरी कंप्लीट एंथैल्पी रिएक्शन की क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी रिएक्टेंट की। तो देखो ये सम ऑफ कर दिया ना, ये है सिग्मा सम ऑफ, तो प्रोडक्ट की, ये देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस क्या है, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो ये देखो सिंबल सिग्मा इज यूज फॉर द समेशन, सबको ऐड करके। ए आई एंड बी आई आर द स्टोक्योमेट्री, ये आई बी आई क्या लिखा, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट, मतलब आपको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिखने होंगे ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ये CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O, ये है आपकी रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, एंथैल्पी कंप्लीट ठीक है, रिएक्शन की एंथैल्पी लिखनी है कंप्लीट रिएक्शन की। तो इसने क्या बताया, देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट देख लो कि क्या क्या है, देखो क्या क्या बना है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है और वाटर बना है। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना है और क्या, वाटर बना है। वाटर क्या है, स्टोक्योमेट्री 2 है, तो देख लो ये, ठीक है ना। और किसके आगे, वाटर के आगे 2 है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 ही लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन की देख लो, ये रहा O2 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मेथेन के आगे 1 है, तो ये कुछ नहीं। ठीक है, HM इज द, देख लो HM इज द मोलर एंथैल्पी। HM इज द क्या है, ये मोलर एंथैल्पी। मोलर मतलब किसकी बात हो रही है, मोलर मतलब कि मोल की बात हो रही है। ठीक है, अब देख लो, एंथैल्पी चेंज इज ए वेरी यूजफुल क्वांटिटी, नॉलेज ऑफ दिस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन वन नीड्स टू प्लान द हीटिंग और कूलिंग। मतलब एंथैल्पी क्या है कि अच्छी खासी क्वांटिटी है, किसके लिए, हमें पता करने के लिए कि एंथैल्पी चेंज अगर हो रहा है तो कितनी, क्या मतलब किसी भी रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी हीट निकल रही है, इस तरह से हमें पता चलता है हीटिंग के लिए।
ठीक है, जैसे आप ये बोलते हो ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये कैसे पता चल रहा है, ये एंथैल्पी से ही तो पता चल रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो क्या है, अब वन नीड्स टू प्लान, देखो वन नीड्स टू प्लान द हीटिंग और कूलिंग रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडस्ट्रियल केमिकल। अब कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है, ठीक है, अब कुछ उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हैं, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब ऐसे तो एक्सोथर्मिक होके क्या होगा, अगर हमें पता ना हो कि हीट इतनी निकलेगी एक्सोथर्मिक का, हमें पता ही ना हो, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको कूलिंग करते हैं ना, उस इंडस्ट्री को पूरा टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम ए पॉइंट पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन एंथैल्पी। अब इसका ए पॉइंट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। भाई स्टैंडर्ड मतलब क्या है, ए पॉइंट है स्टैंडर्ड, दूसरा है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम अलग अलग कंडीशन में पढ़ेंगे कि भाई हर रिएक्शन में अलग अलग टाइप से एंथैल्पी चेंज होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, फेस चेंज होती है तो क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या क्या एंथैल्पी में चेंजेस है, कोई मान लो कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तब क्या एंथैल्पी में है। अब हम सेपरेट सेपरेट टर्म पढ़ेंगे। तो पहला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखो जरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर विच ए रिएक्शन इज कैरीड आउट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब कभी भी किसी रिएक्शन की एंथैल्पी देख रहे हो तो जहाँ स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो पर्टिकुलर वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दिया गया है कि भैया इसी टेम्परेचर पे, इसी प्रेशर पे, इन वेरिएबल पे ही हम चेक करें। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी मस्ट स्पेसिफाई सब स्टैंडर्ड कंडीशन। तो क्या है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब जितने भी ऑफ पूरी रिएक्शन का जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर कंडीशन में होने चाहिए। और वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, वो आगे आएगी। देखो, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। तो जितने भी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस है एट ए स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इज इट्स प्योर, देख लो प्योर फॉर्म हो, एट कितना प्रेशर है, प्रेशर कितना रखेंगे 1 बार। ठीक है, जैसे द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ये देखो आगे आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, देखो ये टेबल दी हुई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन की और वेपराइजेशन की, तो आगे पढ़ेंगे जो भी टर्म आएगी। तो देखो क्या कह रहा था ये हमारा लास्ट में क्या कह रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे देखो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड एथेनॉल, स्टैंडर्ड स्टेट जो है ना लिक्विड एथेनॉल की 298 केल्विन, ठीक है, इस प्योर लिक्विड एथेनॉल एट 1 बार। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन की बात करें एट 500 केल्विन इज़ प्योर आयरन एट 1 बार। यूजुअली डाटा आर टेकन, ये जो डाटा लिए गए हैं ये 298 केल्विन पर लिए गए हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन जो है आर डिनोटेड बाय एडिंग द सुपर स्क्रिप्ट। मतलब आप मान लो ये एक एंथैल्पी है और अगर हम वैसे तो एनसीईआरटी क्या दिखाती है, ये ऊपर बीच में ऐसे माइनस सा गोल ऊपर कर दिया और उसमें माइनस, हम जो बताते हैं वो ऐसे करके ही बता देते हैं बस। तो क्या है, ये जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट नज़र आ रही है ये सिंबल है डेल्टा एच, जैसे ऊपर नज़र आ रही है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, यहाँ स्टैंडर्ड के लिए ऊपर इस तरह लिखेंगे जैसे, ठीक है। चलो अब देखो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द, ये एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, जैसे कि मान लो ये है वाटर है, ठीक है, और वाटर किस में हो रहा है, वाटर है ये सॉलिड की फॉर्म में, ये लिक्विड की फॉर्म में जा रहा है। तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या है, डेल्टा एच फ्यूज़न के बराबर है। चलो ये आगे हम पढ़ेंगे जो भी है, ठीक है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की लाइन से नॉलेज लेनी है, ना कि नॉलेज के बाद। नॉलेज अगर है आपको तो हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं करने, हमें लाइन से कंसेप्ट क्लियर करने, किस सीक्वेंस में नॉलेज एनसीईआरटी की बुक दे रही है।
फेस ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो इन्वॉल्व एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द, ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं एंथैल्पी चेंज, जब फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मान लो सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में हो रही है, लिक्विड से गैस में हो रही है ना, गैस से सॉलिड में हो रही है, तो ये फेस चेंज है। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज, भाई पता ही है, अगर फेस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे कोई भी मान लो बर्फ़ है, आइस है फॉर एग्जांपल, रिक्वायर, अब कोई आइस है, ठीक है, बर्फ़ है, तो इसको क्या है, इसको हीट दोगे, वैसे तो हीट एनवायरनमेंट से खुद ही ले लेगा, हीट दोगे तभी तो वो लिक्विड में होगा, लिक्विड से जब लिक्विड को हीट दोगे तभी वो गैस की या वेपर की फेज़ में जाएगा। तो आइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर हीट फॉर मेल्टिंग, आइस को पिघलने के लिए हीट चाहिए। नॉर्मली दिस मेल्टिंग टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, भाई नॉर्मली अगर बर्फ़ को कमरे में रख दो, बर्फ़ को कमरे में रख दो तो खुद ही क्या होगा, बर्फ़ पिघलने लगेगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे की प्रेजेंस में खुद ही हो जाता है। एंड ड्यूरिंग फेस चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 273 केल्विन। अब देखो इसकी खास बात देखो, 273 केल्विन का मतलब कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं, सही है। देखो ये क्या बात कह रहा है, वाटर है सॉलिड की फेज़ में और वाटर से क्या बना है, लिक्विड बन रहा है। तो डेल्टा एच फ्यूज़न जो है ना, ये जो नज़र आ रहा है फ्यूज़न, एक मिनट, ये डेल्टा एच जो फ्यूज़न है, ये जो नज़र आ रहा है ये, ठीक है, तो डेल्टा एच जो फ्यूज़न है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये पहले ये देख लो स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये कितना लिखा है, 6 किलो जूल पर मोल। इसका क्या मतलब है, देखो सॉलिड से क्या बना है, लिक्विड, ठीक है, बर्फ़ से लिक्विड बन गया, पानी बन गया। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या बोला है, हेयर डेल्टा एच फ्यूज़न स्टैंडर्ड कंडीशन में इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न इन स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड, इफ वाटर फ्रीज, अगर वाटर फिर से फ्रीज हो जाता है सॉलिड में, देन प्रोसेस इज रिवर्स, और प्रोसेस क्या होगी, रिवर्स हो रही, और इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन ऑफ द सराउंडिंग। फिर क्या है मतलब, अब अगर सॉलिड को, बर्फ़ को अगर हमने पिघलाया और 6 किलो जूल पर मोल ये बता रहा है, ठीक है, जो फ्यूज़न है डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है, तो वो 6 किलो जूल पर मोल है, तो इसको हमने हीट दी तब जाके लिक्विड बना। और लिक्विड में ही अगर ये लिक्विड जो है एनवायरनमेंट को हीट दे दे अपनी, निकाल दे, तो ये फिर किस में आ जाएगा, ये सॉलिड में आ जाएगा, आइस बन जाएगा। ये भी इतनी ही चाहिए उसको, 6 किलो जूल पर मोल ही, ठीक है। चलो तो ये आपने एंथैल्पी देख लिया, एंथैल्पी चेंज कौन सी है, ये फ्यूज़न, और किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये वाटर के लिए है, ठीक है। अब देखो द एंथैल्पी चेंजेस दैट एक्कम्पेनिश मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, क्या होना, अब किसकी डेफिनेशन दे रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, और 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, 1 मोल, कितना, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड, क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहलाता है, और इसको बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी बोलते हैं। और ये क्या है, डेल्टा एच फ्यूज़न, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा एच फ्यूज़न, और किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज एंडोथर्मिक। अब एक बार बताओ, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ का क्यूब है कोई, तो ये एंडोथर्मिक है, इसी को ये हीट ही तो लेगा तभी तो जा क्या होगा, तभी तो मेल्ट होगा ना, ठीक है। तो ये मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज एंडोथर्मिक, सो ऑल एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न आर पॉजिटिव। तो ये क्या कह रहा है, सो ऑल एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न आर पॉजिटिव, मतलब कि अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की बात करें जितनी भी हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि मेल्ट होना क्या मतलब है, मेल्ट होना क्यों होगा, जब हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है। वाटर रिक्वायर, देखो वाटर रिक्वायर, अब देखो, हाँ अब आ गया, ठीक है, ये एक बार देख लो कितना कितना क्या है, ये लिस्ट दी हुई है, देखो ये सब्सटेंस है, नाइट्रोजन है, NH3 है, ये आपको याद नहीं करनी, HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CH3 COCH3 CCl4, ये वाटर है, देखो ये बताई थी ना फ्यूज़न मतलब वाटर से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो कितनी है, 6.01 किलो जूल पर मोल। देखो इसके कंपैरिजन में सोडियम क्लोराइड क्या है,
सोडियम क्लोराइड को आप करोगे तो देखो ज़्यादा देनी पड़ रही है ना, कितनी 28.8, 6 चौक 5 गुना लगभग। ठीक है, तो आप देख सकते हो वेपराइजेशन क्या है, ये आगे आएगा। ठीक है, अब लिक्विड से जब हम वेपर की तरफ जा रहे हैं तो देखो कितनी ज़्यादा देनी पड़ रही है, ये कितनी ज़्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, वाटर में चेक करा हमने। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं लाइन ये। तो वाटर को चाहिए, वाटर रिक्वायर्स, हाँ, वाटर रिक्वायर्स हीट ऑफ फॉर एवोपरेशन। वाटर को क्या चाहिए, हीट फॉर एवोपरेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कौन से टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, टीबी, एंड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो H2O है, वाटर है, लिक्विड की फॉर्म में है। अब ये वाटर है, ये आपके बॉयल हो रहा है, हीट किया हमने। तो ये इसके गैस कब बनेंगे, इसके गैस यानी कि वेपर कब बनेंगे, तो ये देखो H2O से H2 गैस बना है, वाटर की गैस। तो ये क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी, जो एंथैल्पी चेंज है क्या है, वेपराइजेशन बोला है इसको, और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन भी दी हुई है आपको। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो इसमें +40.79 kg पर मोल एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये क्यों दिया हुआ है +40 का मतलब, अरे डेल्टा एच जो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम हीट दे रहे हैं। तो एक बार बताओ, पानी को आप घर में गर्म ही तो करते हो ना, तभी तो वो क्या बनते हैं, उसके वेपर बनते हैं ना। तो बस तो सही तो हो गया, यानी कि पॉजिटिव है, सही है। ठीक है, तो अब देखो यानी कि वेपर में बन रहा है, लिक्विड से वेपर में बन रहा है, तो इसकी डेफिनेशन भी होगी कुछ एग्जैक्ट। तो आपको तो एग्जाम में डेफिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग तो पता होनी चाहिए। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपर 1 मोल ऑफ ए लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, एक बार। ठीक है, याद रहेगा, 1 मोल ऑफ ए लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड ए अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, एक बार के लिए, इज कॉल्ड इट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या बोल रहा है, क्योंकि ये किसके लिए बात हो रही है, 1 मोल के लिए बात हो रही है ना, एंथैल्पी। और इसको कैसे डिनोट करोगे आप, डेल्टा एच क्या है, वेपोराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन में, और इसको इसने नाम दिया है वेपोराइजेशन वाली एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज मतलब जो भी। अब देख लो अब क्या है, अब और भी डेफिनेशन है। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं हम, कोई बात नहीं। इससे आगे कौन सा वाला है, हमें ये याद नहीं करनी, जो भी मैंने दिखाई ना ये याद नहीं करनी है, जो ये आपको लिस्ट दी हुई है कि किसकी कितनी होती है। एक चीज़ है, एक तो आप कह रहे थे सर सॉलिड से लिक्विड में बनता है। ठीक है, तो आपने उसको तो बोला सर फ्यूज़न। लिक्विड से जब वो गैस जो पानी था, यानी कि पानी से किस में बन रहा है, पानी से किस में बन रहा है, वेपर में बन रहा है, गैस फेज में जा रहा है। तो आप सर इसको बोल रहे हैं वेपराइजेशन। तो एक बात चीज़ बताओ, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा था तो उसको कुछ याद है आपको, सब्लिमेशन प्रोसेस कुछ ऐसे बोलते थे, ध्यान है आपको सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन क्या है, अब ये भी समझ लो ज़रा। ठीक है, सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाना इनटू इट्स वेपर में कहलाता है। सॉलिड CO2 या ड्राई आइस है ना, देख लो, सॉलिड CO2 या जो ड्राई आइस है सब्लिमाइज एट 195 केल्विन विद डेल्टा एच, सब्लिमेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितनी है, 25.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब क्या होगा, सॉलिड से यहाँ लिक्विड था और ये गैस या वेपर फेज में, तो सॉलिड से लिक्विड ना होके डायरेक्ट सॉलिड से गैस फेज में डायरेक्ट जाना। ठीक है, आपने देखा होगा जो आप वॉशरूम वगैरह में कहीं मॉल वगैरह में कहीं पे देखते हैं, तो वॉशरूम वगैरह में नेपथलीन वगैरह की वो होती हैं ना बॉल सी, तो वो क्या होती हैं, सॉलिड फेज से डायरेक्ट किस में चली जाती हैं, वो वेपर फेज में चली जाती हैं। तो ये वही उसमें कौन सा एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, ये वो बता रहा है। नेपथलीन सब्लिमाइज, देखो नेपथलीन सब्लिमाइज स्लोली एंड फॉर दिस डेल्टा एच सब्लिमेशन 73 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब देखो, अब
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एच सब्लिमेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में इज द चेंज इन एंथैल्पी, क्या है चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, सारी बातें 1 मोल के लिए हो रही हैं। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमाइज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर तो एक ही बार रखा हुआ है। तो 1 मोल सब्सटेंस जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो 1 मोल ही है, मतलब किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, वेपर फेज में या गैस फेज में। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब ये पढ़ो। अरे आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स, जो मैग्नीट्यूड है मतलब कितना पर्टिकुलर कितना हो रहा है एंथैल्पी चेंज, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अंडर गोइंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बन रही है, ठीक है। अब ये जो सॉलिड के बॉन्ड टूट रहे होंगे, ठीक है, और लिक्विड के बॉन्ड क्या होंगे, मान लो सॉलिड के बॉन्ड टूटेंगे, ठीक, जो भी कंपाउंड होगा उनमें इंटर मॉलिक्यूलर कुछ रिएक्शन चल रही होगी, इंटर मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होगा ना, या सॉलिड के दूर दूर पास पास होते हैं मॉलिक्यूल एटम, और ये क्या होंगे, या फिर ये दूर होंगे, ये दूर होंगे तभी तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो फ्रांस फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल होल्ड दैम टाइटली इन लिक्विड फेज। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये थोड़ा सा देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल होल्ड दैम टाइटली इन लिक्विड फेज में, अगर हम बात करें लिक्विड फेज में वाटर की, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच, टाइटली इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। फॉर एन ऑर्गेनिक लिक्विड की बात करें सच एज एसीटोन, द इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है आज सिग्निफिकेंटली, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है सिग्निफिकेंटली, क्या होता कौन सा, ये थोड़ा वीकर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तो थोड़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। थर्ड इट रिक्वायर लेस हीट टू वेपोराइज। अब क्या है, एसीटोन, जब डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन एसीटोन में है उसे तो क्या चाहिए, उसे वेपर बनने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। मगर एस्टो की लिक्विड की बात करें, लिक्विड की पानी की बात करें तो उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ये चीज़ ये बता रहा है। तो 1 मोल ऑफ एसीटोन देन इट डज नॉट वेपराइज 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक। टेबल 6 देखो, हम टेबल से थोड़ा सा देख लेते हैं। वाटर, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भैया वाटर की सर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो वाटर की वेपराइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, गिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ सम फॉर सम सबस्टांसेस, उन्होंने कुछ दे रखी है, आप ये चेक कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम, ये देखो, ये आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के लिए नॉट इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये वैल्यू याद करनी है, कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, कौन सा वाटर वगैरह की दी हुई है क्या, देखो ये कुछ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है एट 298 केल्विन फॉर सेलेक्टेड सबस्टांस। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो उसकी यहाँ पर दी हुई थी, देखो ज़रा, है ना, ये, ठीक है। देखो हमने जो पहले पढ़ा था, अभी इससे जस्ट पहले एसीटोन का पढ़ा था ना, ये एसीटोन का पढ़ा था और वाटर का पढ़ा था। तो देखो वेपर होने के लिए वाटर में क्या था, वाटर अगर लिक्विड है तो वाटर में क्या था कि भैया वाटर के जो लिक्विड की फेज़ में हमें वाटर में एच बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग, तो इसमें उन्हें तोड़ने के लिए अगर वेपर फेज में करना है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती थी, देखो 40.79। और जबकि एसीटोन में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, वो भी बी, तो कितनी है 29.1, तो ये यही बता रहा था, ठीक है। अब क्या है, अब स्टैंडर्ड मोलर, अब ये पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ एट 298 केल्विन फॉर फ्यू सेलेक्टेड सबस्टांस के लिए, कुछ सेलेक्टेड सबस्टांस के लिए, ठीक है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है,
तो एक बार चाहो तो देख सकते हो। तो कितनी एल्युमिनियम ऑक्साइड है -16, ये डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसको 1 मोल को बनाने के लिए। तो एच आई को बनाने के लिए कितनी 26.48, के सी एल को कितना -436.75। ठीक है, तो आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये देखो कितनी एनर्जी 411.15। देखो ये नेगेटिव में है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है बस। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लो पहले, फिर ये थोड़ी सी लिस्ट देख लेना कितना क्या क्या है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन शुरू हो जाएंगी। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। अरे फॉर्मेशन मतलब कि कुछ बन रहा होगा, और जब बन रहा होगा कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा या कोई कंपाउंड बना होगा। और जनरली हमने जो अब तक बात करी तो वो यही बात करी, भैया 1 मोल को लिक्विड करने के लिए, 1 मोल को वेपोराइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए या इतनी एंथैल्पी चेंजेस चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर 1 बार हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ले रखी है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्म मतलब फॉर्म बनना। ठीक है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, गौर से देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, कितना फॉर्मेशन मतलब बनाने के लिए 1 मोल कंपाउंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड बनाने के, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट के लिए, एलिमेंट से, जैसे H2O 1 मोल आपको बनाना है तो वो उसके जो एलिमेंट फॉर देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो हाइड्रोजन से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एक मिनट, ये हाइड्रोजन से बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट H2E तो है, और ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट O2 है। तो ऐसा तो है नहीं O2 जो आपके कमरे में जहाँ आप हो वो O की फॉर्म में मिल रही है, O2 की फॉर्म में तो मिल रही है। आपको 1 मोल बनाना है तो इसका मतलब आधा लेना पड़ेगा। ठीक है, यही तो है। तो इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, एग्रीगेशन ऑल्सो नोन एज रिफरेंस स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मोलर, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, स्टैंडर्ड समझ गए, पर्टिकुलर कंडीशन में, मोलर मतलब 1 मोल बनाने के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि वो एंथैल्पी जिससे फॉर्म हो रहा है कोई चीज़, कोई कंपाउंड। इस सिंबल डेल्टा एच एफ, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन, ये एंथैल्पी का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, और कितना बनाना है वो 1 मोल। वेयर द सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, वो लगता है ऊपर, ये है सब स्क्रिप्ट यानी कि एच एफ, ये कहाँ लगेगा, ये देखो, ये देखो, ये डेल्टा एच एफ, ये कहाँ लग रहा है, ये देखो डेल्टा एच एफ, ये एफ। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट एफ इंडिकेट दैट 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन क्वेश्चन हैज बीन फॉर्म्ड, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन क्वेश्चन हैज बीन फॉर्म्ड, बन रहा है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, 1 मोल बन रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में, फ्रॉम इट्स एलिमेंट जिससे वो बन रहा है, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। मान लो हाइड्रोजन से बना और ऑक्सीजन से बना, तो वो इनकी हाइड्रोजन की जो स्टेबल स्टेट है वो H2 है, फिर O2 है, तो इन दोनों को मिक्स करके ही तो बनेगा ना H2O। मगर हमें बनाना है 1 मोल, तो हाइड्रोजन तो सही है, तो इसका आधा मोल लेंगे, ऐसे समझ लो। द रिफरेंस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, देखो एग्जाम्पल में क्या दिखाया है, द रिफरेंस स्टेट ऑफ डाई हाइड्रोजन इज H2 गैस एंड दोज ऑफ डाई ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर आर, ये देखो ये इनके सी, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, डायमंड वाला नहीं आएगा ग्रेफाइट, सल्फर रोम्बिक रेस्पेक्टिवली। सम रिएक्शन विद स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन आर एज फॉलो, देखो कुछ रिएक्शन दी हुई हैं स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो अब कुछ रिएक्शन देखो, ये तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये वाटर बन रहा है। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी, अरे थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, ये जो डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का चेंज है किस स्टैंडर्ड कंडीशन में,
ये दिखाया है 285.8 किलोजूल पर मोल, मतलब कि इस पूरी रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन की बात करें, ये रिएक्शन की बात करें, इसका कितना है डेल्टा एच फॉर्मेशन, 1 मोल बन रहा है ना यहाँ, तो कितना 285.8 किलोजूल पर मोल। और निगेटिव का मतलब क्या है, मतलब एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब देखो कार्बन क्या है, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या है, गैस, ये CH4, हाइड्रोजन क्या है, गैस, और ये इसके एलिमेंटल स्टेट जिसमें ये फ्री स्टेट में मिलता है हाइड्रोजन गैस में, तो क्या है, मीथेन, ये गैस की फॉर्म में। इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन देखो, इस रिएक्शन का कार्बन हाइड्रोजन मिला और मीथेन बना है, इसका जो डेल्टा एच फॉर्मेशन ये कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए, तो ये 74.81 किलोजूल पर मोल। अब देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ग्रेफाइट का फॉर्म, और हाफ ऑक्सीजन, और ये बन रहा है इथाइल अल्कोहल, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 277.7 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब देख लो कुछ रिएक्शन दी हुई हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं हम। हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, ये ध्यान करो, 1 मोल के लिए मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कितना प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई भी कंपाउंड, 1 मोल, डेल्टा एच एफ इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन, मतलब जो डेल्टा एच फॉर्म हुआ है, 1 मोल बना है, तो वो एक स्पेशल केस है डेल्टा एच रिएक्शन का, मतलब टोटल कुछ एक रिएक्शन होगी, मान लो A + B से प्रोडक्ट बन रहा है C, और C 1 मोल बन रहा है, तो ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ द 1 मोल ऑफ C है ना, है ना, तो ये एक तरह से पूरी रिएक्शन की बात करें तो ये एक स्पेशल केस हो गया, ये फॉर्मेशन का एक, पूरी रिएक्शन का एक स्पेशल केस है, कोई चीज़ फॉर्म होना 1 मोल, वेयर 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म, देखो 1 मोल बन रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जिससे वो बन रहा है, और एज इन एबव 3 इक्वेशन, जैसे कि ऊपर आपने देखा, ऊपर आपने क्या देखा कि ये देखो 1 मोल बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है, ठीक है, तो ये, हाँ, वेयर 1 मोल ऑफ ईच वाटर मीथेन एंड एथेनॉल इज फॉर्म, जहाँ 1 मोल ये चीज़ें बन रही हैं, वाटर बन रहा है, मीथेन बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। अगर इन कॉन्ट्रास्ट द एंथैल्पी चेंज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म हो रहा है, तो इसकी जो डेल्टा एच रिएक्शन है, मतलब एंथैल्पी चेंज पूरी कंप्लीट रिएक्शन की, यह है 178.3 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब देखो, अब आपको कहोगे कि सर क्या ये डेल्टा एच आर ये क्या फॉर्मेशन भी है, ये डेल्टा एच एफ, ये मतलब डेल्टा एच एफ भी है क्या, ये फॉर्मेशन भी है क्या, क्योंकि 1 मोल बन रहा है, तो लग तो रहा है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बन रहा है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कंपाउंड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऐसे तो नहीं बन रहा ना, कैल्शियम प्लस हाफ O2, ये ऐसे तो नहीं बन रहा ना, ये तो कंपाउंड से बन रहा है, तो इज़ नॉट एन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये नहीं मानी जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मानी, फॉर्मेशन तब होगा जब वो अपने इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से बने, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, लेकिन यहाँ तो ये कंपाउंड से बन रहा है। सिंस कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ बीन फॉर्म फ्रॉम अदर कंपाउंड, ये तो अदर कंपाउंड से बनना है, एंड नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन ऐसे होता, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ये O3, और O3 कैसे मिलता है, ये O3 तो कैल्शियम कार्बोनेट O3 कैसे, ये तो ऑक्सीजन कैसे होता है, हाफ O2 होता है ना, हाफ O2, अरे ऑक्सीजन कैसे होता है, ऑक्सीजन किस में मिलता है, ये तो O2 की फॉर्म में मिलता है, तो यह तो यहाँ तो ये केवल कंपाउंड बन रहा है, ये जो कार्बोनेट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो कंपाउंडों से मिले हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलना चाहिए था। आल्सो फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, एंथैल्पी चेंज इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन देख लो, ये H2 है, ये ब्रोमीन है, लिक्विड 2HBr बना, तो डेल्टा एच रिएक्शन कितनी है, -178 किलोजूल पर मोल। अब आप कहोगे इस रिएक्शन की एक मिनट, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, तो सर क्या वो फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, नहीं है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो मेन इनकी कंडीशन है वो है 1 मोल के लिए। अब यहाँ पे देखो, हेयर 2 मोल इंस्टीड ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट दैट इज डेल्टा एच आर क्या है,
कितना हो जाएगा, दुगना। फॉर्मेशन के लिए इसका, यानी कि इसका अगर दिया हुआ है ये, तो अगर आप फॉर्मेशन करें तो डेल्टा एच आर जो दिया हुआ है, अगर आप फॉर्मेशन एफ लिखें इसको, तो इसके डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होता है, ना कि 2 मोल के लिए। ठीक है। और डेल्टा एच आर जो रिएक्शन का डेल्टा एच है वो तो कितने भी मोल के लिए हो सकता है। देयरफॉर बाय डिवाइडिंग ऑल कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन बाय 2 से अगर हम बैलेंस डिवाइड कर दें, एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर इज रिटर्न एज हाफ एच टू प्लस हाफ बी आर टू एच बी आर। ठीक है, ये देखो गौर से, हाफ एच टू, ये हाफ एच टू और हाफ बी आर टू क्या बना रहा है, एच बी आर बना रहा है। तो आप कहोगे सर क्या ये डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा क्या? हाँ हो सकता है। क्यों? क्या यहाँ पे दो दो दिख रहे हैं क्या आपको? यहाँ तो एक ही दिख रहा है ना। तो अरे देखो, ये तो ये रहा डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये कितना है, 36.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो ज़रा, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है ना, जो फॉर्मेशन मतलब 1 मोल फॉर्म हो रहा है कोई चीज़, ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस आर गिवन इन टेबल 6.2 में दिखाया हुआ है। अभी देखेंगे, वैसे ज़रूरत है नहीं टेबल इसकी याद करने की। वाई कन्वेंशन पहले से चलता रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन रेफरेंस स्टेट दैट इज इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन इज टेकन एज 0। तो अब देखो ये क्या कह रहा है। तो जैसे आप फॉर्म कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट किया फॉर्म, या आपने क्या कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म किया, तो कैल्शियम से किया था, ये हाफ O2 से किया था, यही तो है, तभी तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसने क्या बोला, बाई कन्वेंशनल हम पहले से मानते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इन रिफरेंस स्टेट, इस मोस्ट स्टेबल स्टेट में वो एलिमेंट मिल रहा है, तो उसकी हम कितनी लेंगे, 0 लेंगे। अब आप एग्जाम्पल में देखोगे तो समझ में आपको आएगा। तो सपोज करो यू आर ए केमिकल इंजीनियर हो आप, एंड वांट टू नो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, रिक्वायर्ड टू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑल द सबस्टांस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। किसमें, डेल्टा एच, इसका रिएक्शन कितना है, मतलब इसको कितनी हीट दें, कितनी हीट दें कि कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा एच आर, ये है। ठीक है, ये पता लगाना है। तो आप मुझे ये बताओ, ठीक, हेयर वी कैन मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट, अब क्या यहाँ पे यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ठीक है, द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन कैन बी यूज फॉर द एंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन। देखो पूरी जो रिएक्शन है उसका एंथैल्पी चेंज पूरी रिएक्शन का, तो क्या है, प्रोडक्ट की, अरे प्रोडक्ट की एंथैल्पी चेंज मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कंडीशन में, माइनस रिएक्टेंट की, तो किसकी आ जाएगी, पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। मतलब प्रोडक्ट जो बना है, सिग्मा का मतलब क्या है, जितने भी प्रोडक्ट बने, मान लो ए बना प्लस बी बना, तो सबकी एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो कोफिशिएंट, उसमें याद करो ये कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट हैं, ये याद करना, where A and B represent the coefficient of the product and reactant in the balance equation में। अब एग्जाम्पल से समझो, लेट अस अप्लाई द अबव इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको क्या दिखाया हुआ था कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट पूरी रिएक्शन का बताना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हेयर कोफिशिएंट A एंड B आर 1 ईच, सब में एक है, मैं ना मतलब एक ही तो है, अरे एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना, एक कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो डेल्टा एच, पूरी डेल्टा एच रिएक्शन का क्या होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है, मुझे बताओ क्या बन रहा है, फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है, फॉर्म तो यही हो रहा है ना। ठीक है, ये रहा, इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम डाइऑक्साइड, यही तो फॉर्म हो रहे हैं ना दोनों भाई, इन्होंने फॉर्मेशन में एक एक मोल ही हो रहे हैं, सही है। ठीक है, अब डेल्टा एच फॉर्मेशन, ठीक है, कितना है, इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक, अब इन्होंने इनकी वैल्यू डाल के थोड़ा सा बता दिया, तो वो कितना आया, अरे वाह, वो तो 178.3 किलोजूल पर मोल आया था। ठीक है, देखते हैं। आप ये रिएक्शन देखो, ये वाली, एक मिनट, ये रिएक्शन देखो गौर से, या ये डार्क कर लेते हैं। ये रिएक्शन देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और उसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन थी ना, उसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन थी वो 178.3 किलोजूल पर मोल क्या हो रही थी, निकल रही थी। अब आप देखो ज़रा, यहाँ पे क्या हो रही है, 178.3 किलोजूल पर मोल क्या हो रही है, एक मिनट, 178 किलोजूल पर मोल हमें आवश्यकता है क्या करने को, कैल्शियम कार्बोनेट को उसके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में तोड़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जब मिला रहे थे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, तो इतनी निकल रही थी, ये माइनस में यही तो बता रहा है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में तोड़ने के लिए 178.3 किलोजूल पर मोल हमें आवश्यकता है। तो ये तो सेम ही आई है। तो ये देखो, ये क्या हुआ है, यानी कि ये कैसे बताया है, ये बताया डेल्टा एच जो रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यानी कि वो क्या हो गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई के इक्वल है। और फॉर्म क्या हो रहा है, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन अगर दिया हुआ होगा, डेल्टा एच की बात कर रहा हूँ मैं, एंथैल्पी ऑफ, और किसका, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस डेल्टा फॉर्मेशन किसका दिया होगा, CO2 का दिया होगा, तो उसमें से आप प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर घटा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा आपकी निकल के आ जाएगी कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, हीट करने के लिए क्या निकलेगा। तो इन्होंने क्या बताया है कि प्रोडक्ट यही तो हुआ, और माइनस कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि रिएक्टेंट, यही तो हुआ है। तो प्रोडक्ट में से डेल्टा एच फॉर्मेशन, प्रोडक्ट में से डेल्टा एच रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की तीनों की घटा दी इन्होंने, तीनों कंपाउंडों की घटा दी। ठीक है, थस द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो एंडोथर्मिक है, हमें हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटेगा। एंड यू हैव टू हीट इट फॉर गेटिंग द डिज़ायर प्रोडक्ट, तब हमें हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, आपने देखा है दोनों की सेम, इस पर गौर करो ज़रा, इससे ये आगे को पता चलेगा। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को ये देखो रिएक्शन जो है ना, डेल्टा HR, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा और वो CO2 में कर रहा है, टूट रहा है, तो वो है, एक मिनट बच्चों, वो है 178.3 किलो जूल पर मोल। और अगर आप ये देखो, आप कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को मिक्स करें और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो भी कितनी 178.3 किलो जूल पर मोल निकलेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं।